अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। इससे पहले अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल का डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज वीडियो में हम कंप्लीट न्यूक्लियस को पढ़ लेंगे, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है, आज सब कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को। तो प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1831। तो सबसे पहले जो है सेल न्यूक्लियस के प्रेजेंस को कब रिपोर्ट किया गया था? 1831 में रिपोर्ट किया गया था। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इट्स अर्ली डिस्कवरी वॉज अनडाउटली ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी सेल्स। और इसकी डिस्कवरी इसी वजह से हुई थी क्योंकि बहुत से सेल्स में ये प्रोमिनेंट हो रहा था। जब कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो तभी उसकी डिस्कवरी की जाती है। तो सबसे पहले इसकी प्रोमिनेंस हुई थी बहुत सारे सेल्स में, तो फिर बाद में इसकी डिस्कवरी की थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज के तौर पे देखें तो आपको ये बातें हाईलाइट कर लेनी है कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। वेयर इट स्टैंड आउट एज स्लाइटली डार्कर देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जहाँ पे ये बिल्कुल डार्क मतलब बाकी साइटोप्लाज्म की निस्बत में ये डार्क नजर आ रहा था, इस वजह से ये प्रोमिनेंट हो रहा था। सेकेंड हेडिंग है कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ये हमारे पास क्या होता है? कंट्रोल हाउस होता है। इट कंट्रोल्स द लाइफ। अब ये क्या कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ये हमारी लाइफ और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल की लाइफ को और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अगर इसकी लोकेशन को देखें तो एनिमल सेल्स, यानी जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें ये सेंट्रल स्पेस पे होता है, जबकि प्लांट सेल्स में क्या होता है? ये सेंटर में नहीं होता, ये साइड पे पेरिफेरी की तरफ पुश हुआ होता है। इस बात को हमने वैक्यूल वाली वीडियो में पढ़ा था कि साइड पे पुश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। जो लार्ज वैक्यूल होता है उसने दरमियान में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस को क्या पुश कर दिया जाता है? साइड पे। शेप कैसी होती है? न्यूक्लियस में भी इरेगुलर और स्फेरिकल इन शेप। या तो ये स्फेरिकल भी हो सकता है यानी गोल, और या तो इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेल। अब जिस सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट, यानी वन न्यूक्लियस है तो इसलिए उसको कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट। अब जिसके पास दो न्यूक्लियाई आएंगे उसको कहेंगे बाई न्यूक्लिएट, और जिसके पास दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई, जिस सेल के पास दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे उनको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये सारा पैराग्राफ क्या है? इंट्रोडक्शन के लिए आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इस पे एमसीक्यूज हैं, और अगर आप स्टार्ट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है तो आपने स्टार्ट में ये सारी बातें स्टार्ट इंट्रोडक्शन आपने अच्छा देना है। ठीक है, अब विजिबिलिटी की हेडिंग डालेंगे। न्यूक्लियस कब विजिबल होता है? न्यूक्लियस हर टाइम विजिबल नहीं होता। न्यूक्लियस तब विजिबल होता है जब सेल जो है नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा, यानी जब सेल ने डिवाइड नहीं करना होगा तब न्यूक्लियस जो होगा विजिबल होगा। लेकिन अगर जब सेल ने डिवाइड करना होगा तब न्यूक्लियस जो है वो हम आप लोग जब माइटोसिस और मियोसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे सेल साइकिल का सेकेंड ईयर में, तो आप लोग देखोगे वहाँ पे कि न्यूक्लियस तब वहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन नेटवर्क की शक्ल में जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, तब न्यूक्लियस नहीं रहता। इट कंटेन्स क्रोमैटिन नेटवर्क। आपने ये बातें अच्छे से याद रखनी है क्योंकि बच्चे अक्सर जो है मिस्टेक कर देते हैं कि कौन सी फेज़ में जो है न्यूक्लियस विजिबल होता है। तो न्यूक्लियस तब विजिबल होता है जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है, यानी जब सेल ने डिवाइड नहीं करना होता। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन को देखिए तो इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस के पास क्या क्या होते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, सॉलेबल सैप यानी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा होगा, फ्लूइड होगा, उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब वो बता रहा है कि डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है, यानी जब सेल ने डिवाइड करना हो तब क्या होता है। इन डिवाइडिंग सेल्स जब सेल ने डिवाइड करना हो तो न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, और क्रोमैटिन मैटर जो उसके अंदर होता है, यानी हमने पढ़ा है न्यूक्लियस किससे कंपोज होता है? न्यूक्लियस मिलके बनता है क्रोमैटिन नेटवर्क से। तो जो न्यूक्लियस तो अब डिसअपेयर हो जाएंगे, तो अंदर जो उसका क्रोमैटिन नेटवर्क है या मटीरियल है वो कहाँ जाएगा? तो उसको कौन रिप्लेस कर लेगा? क्रोमैटिन मटीरियल इन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स। उसको क्रोमोसोम्स रिप्लेस कर लेंगे, यानी फिर वहाँ पे न्यूक्लियस की जगह क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे हमें। द हेरिडिटी मटीरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। फिर हेरिडिटी मटीरियल क्रोमोसोम्स की शक्ल में होगा जो कि कंट्रोल करेगा सेल की एक्टिविटीज़ को। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो कि सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम्स जो है केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं हमारे पास न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम्स। पार्ट्स न्यूक्लियस की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बाहर इर्द गिर्द जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक डार्क स्पॉट कलर का रीजन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बारी बारी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। इसमें से बहुत सारे जो है शॉर्ट बनते हैं, तो इस वजह से इस टॉपिक को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट्स बहुत सारे बनते हैं। जितना आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब इसको आप लोग जो है इस तरह हेडिंग्स के बना के लिख लोगे रजिस्टर पे। वैसे तो आप लोगों ने पेपर पे लिखना है।
मतलब बुक पे आप लोग याद करने के लिए, लेकिन यहाँ से आप जो है इसकी हेडिंग्स को लिखोगे इस तरह करके और की पॉइंट्स को आगे लिख लेंगे। तो इससे ये होगा कि जब आप इसकी रिवीजन करेंगे तो आपको सारा बुक से वो इंट्रोडक्शन जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक दफ़ा यहाँ से ही पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में जो है आसानी होगी रिवाइज करने में, क्योंकि पेपर जब आते हैं तो टाइम कम होता है मोस्टली। तो इंट्रोडक्शन को आप इस तरह लिख लें, बाकी फिर आगे वहाँ से पढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये एक नहीं होती, दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और इसका मकसद क्या होता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो आपस में सेपरेट रहे, ठीक है, यानी वो मिक्स ना हो। एक बाउंड्री होती है वो जिस तरह हर चीज़ को सेपरेट कर देती है, तो इस तरह न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको सेल के ये साइटोप्लाज्म से, यानी सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज पड़ी होती हैं और भी, तो जो न्यूक्लियस के अंदर वाला मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहेगा। द न्यूक्लियर मटेरियल इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। इन्वेलप मतलब दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया गया है जिसमें दिखाया गया कि ये जो है दो मेम्ब्रेन्स है, और दो मेम्ब्रेन्स कहीं कहीं किन्हीं कुछ पॉइंट्स पे जो है वो सेपरेट है, यानी यहाँ पे वो उनके दरमियान में स्पेस है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन्स को इकट्ठा करके हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और इन मेम्ब्रेन्स जो हैं आपस में इनके दरमियान में कुछ जगह पे ये क्या है, सेपरेट है। इन सेपरेट वाली जो जगह है इनको हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये बात लिखी हुई है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये किससे बना होता है, दो मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो इज एट प्लेस कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसने इनक्लोज किया होता है न्यूक्लियर कंटेंट को। जैसे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसने न्यूक्लियस के अंदर वाले कंटेंट, जो अंदर वाला कंटेंट है उसको फेस किया हुआ है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो है इसके इर्द गिर्द अब यहाँ पे सेल होगा, यानी ये सेल है बाहर और सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे अब जो ऑर्गेनेलिज होंगी जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी तो उसका जो कॉन्टैक्ट होगा वो किसके साथ होगा, आउटर मेम्ब्रेन के साथ। अगर आप इस डायग्राम को भी गौर से देखें तो ये उन्होंने दिखाई हुई है न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका कॉन्टैक्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है जो कि एमकेट में आ जाता है। अभी इसके लिए जरूर एफएससी के में नहीं आता इस तरह के एमसीक्यूज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है और दो मेम्ब्रेन होती हैं, इस वजह से उसको लिखा हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप। और इसका किसके साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब यहाँ से लिखा हुआ है कि द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कॉन्टीन्यूस। वैसे तो कॉन्टीन्यूस होती हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स पे क्या होती हैं, एट सर्टेन, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, एट सर्टेन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, और उन पोर्स को हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये देखिए यहाँ से वैसे तो ये कॉन्टीन्यूस है लेकिन कुछ जगह पे क्या है, पोर्स है, उन पोर्स को हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इन सुराखों का क्या फ़ायदा होता है, सुराख का ये फ़ायदा होगा कि कोई चीज़ अंदर से जा सके या फिर एक्सचेंज हो सके इन चीज़ों का। द न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब कितने पोर्स होंगे ये डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज़ हाईली वेरिएबल, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे कि एग सेल्स, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो उनमें कितने पोर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, 30,000 पोर्स होते हैं एक न्यूक्लियस में, यानी एक न्यूक्लियस में 30,000 पोर्स होते हैं। जबकि ऐसे सेल्स जो डिफ्रेंशिएट हो सकें, जैसे उनको कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, उन जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, उनके अंदर 3 से 4 पोर्स होते हैं हर न्यूक्लियस में, ठीक है। और हर पोर की डेफिनेट स्ट्रक्चर होगी, यानी स्पेसिफिक जो शेप का अंदर से स्ट्रक्चर गुजर सकेगा, जो कि क्या क्या कंट्रोल करेगा, ट्रैफिक कंट्रोल करेगा सब्सटेंसेस की, यानी जो पास अंदर से सब्सटेंसेस गुजरेंगे उनको कंट्रोल करेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि इनर वाली का कॉन्टैक्ट होता है इनर कॉन्टेंट के साथ, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर वाला मटीरियल होता है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है। दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपस में कॉन्टिन्यूस होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे उनके दरमियान सुराख होते हैं, उन सुराखों को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और पोर्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जिस सब्सटेंस ने अंदर या बाहर जाना हो, और वो क्या जैसे, और ये बताया हुआ है कि पोर्स की तादाद कितनी होगी, पोर्स की तादाद इतनी होगी कि अनडिफ्रेंशिएटेड अगर सेल होगा जैसे कि एग सेल, तो उसके अंदर पोर्स होंगे बहुत ज़्यादा, 30,000 पर न्यूक्लियस। लेकिन जो अगर डिफ्रेंशिएटेड सेल होंगे जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, तो उनमें 3-4 पोर्स होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है कि हमें न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का रीजन नजर आता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज़ डार्कली स्टेन बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। ये डार्कली स्टेन बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, और किसी मेम्ब्रेन के बगैर की होती है। बाउंड्री इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती जो इसको सेपरेट कर सके न्यूक्लियर मटीरियल के साथ, यानी न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं है जो कि उसको सेपरेट कर सके न्यूक्लियस के दूसरे मटीरियल के साथ।
नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, कितने न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोलस वाले रीजन है, अगर इसको प्लूरल बोलेंगे तो न्यूक्लियोलाई बोलेंगे, तो देयर में भी वन और मैनी मोर न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक भी न्यूक्लियोलाई हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सिंथेसिस, द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोलस। तो ये राइबोसोमल आरएनए स्पेसिफिकली आरआरएनए जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है न्यूक्लियोलस में और उसमें स्टोर हो जाता है। रीजन्स अगर देखिए न्यूक्लियोलस के तो इसके दो रीजन्स होते हैं, एक होगा कि पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन, यानी पेरिफ्री से अगर देखेंगे तो दाने दाने टाइप नजर आएंगे तो उनको कहेंगे पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन, कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, जो कि राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रिकर्सर से बना होगा। जबकि जबकि सेंटर में हमें क्या नजर आएगा, सेंटर में हमें नजर आएगा आरएनए और आरडीएनए नजर आएंगे, उसको कहेंगे सेंट्रल फिब्रल एरिया, जहाँ पे क्या होंगे आरएनए एंड आरडीएनए। अब अगर इसका फंक्शन देखें तो हमारे पास न्यूक्लियोलस के पास क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। तो आरएनए का क्या काम होता है, राइबोसोम्स बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, वेर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स क्या होंगे, असेंबल्ड होंगे एंड आर ट्रांसपोर्टेड, और फिर उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, किसके जरिए, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। तो अब जो चीज़ न्यूक्लियोलस के अंदर बन रही है वो सेल न्यूक्लियस से बाहर जा रही है, किसके जरिए, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर पोर्स भी ज़रूरी होते हैं। अगर ये डायग्राम देखें तो ये दिखाया हुआ है न्यूक्लियोलस एक, ठीक है, इस वजह से न्यूक्लियोलस है, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियस में ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो इर्द गिर्द से रीजन होगा वो कैसा होगा, दाने दानों वाला रीजन होगा, उसको कहेंगे पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन, जिसमें क्या होंगे, प्रिकर्सर्स होंगे हमारे पास राइबोसोम्स के। जबकि जो प्रिकर्सर्स कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। जबकि जो सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में नजर आएगा डीएनए, आरडीएनए स्पेसिफिकली, ठीक है, आरडीएनए सेंटर में होगा और आरएनए होंगे और प्रोटीन। आरएनए भी खास तौर पे आरआरएनए होते हैं, जो कि अभी आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, एमकैट में आप लोगों को पता चलेगा ज़्यादा। और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं सेंट्रल फिब्रल रीजन और इर्द गिर्द वाला होता है पेरिफेरल रीजन। तो न्यूक्लियोलस बहुत सिंपल सा था कि डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कितने, एक सेल में न्यूक्लियस में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ताकि वो और कोई इस चीज़ इसको, मतलब इसके जो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो कि इसके कंपोनेंट्स को न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के साथ सेपरेट करे। तो अगर इसी देखें तो बहुत सारे सेल में अगर इनकी तादाद को देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस में, कुछ न्यूक्लियस में ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियोलाई होता है, जबकि कुछ में बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर इनकी सिंथेसिस देखें तो ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, ये आरआरएनए को सिंथेसाइज करते हैं और फिर वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। इनके पास दो रीजन्स होते हैं, पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन जिसके पास प्रिकर्सर्स होते हैं, उसके प्रिकर्सर्स होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स के, जबकि इस पास सेंट्रल फिब्रल एरिया में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए, आरआरएनए, आरडीएनए होते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन देखें तो हमारे पास इनके पास आरएनए होते हैं, तो आरएनए क्या सिंथेसाइज करते हैं, राइबोसोम्स। तो यहाँ पे राइबोसोम असेंबल्ड होंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स का, तो इसको देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, हमारे पास न्यूक्लियस को, ये पूरे न्यूक्लियस को डाई किया जाता है, बेसिक डाइज इस्तेमाल करके कलर किया जाता है उनको। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज, उनको कलर किया जाता है बेसिक डाइज की वजह से। बेसिक डाइज इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस खुद जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो उस वजह से हम उनके लिए जो डाइज इस्तेमाल करते हैं वो कौन से इस्तेमाल करते हैं, डाइज से क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। तो बेसिक डाइज इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिन मटीरियल की वजह से। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब हमारे पास जब सेल डिवाइड होता है तो हमने ऊपर पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और क्या चीज़ें इख्तियार कर लेते हैं, फिर उनकी जगह जो चीज़ें आ जाती हैं उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन में क्रोमोसोम पाया जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड, उनके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो धागे थे पतले पतले वो अरेंज हो जाते हैं, पूरे क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इस तरह। वैसे तो ये बिल्कुल इस तरह धागे होंगे, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तब ये प्रोमिनेंट शेप इख्तियार कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की, इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर अगर देखें तो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नीचे से अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम्स जो होंगे आपको नजर आएंगे, अपीयर टू बी मेड अप ऑफ आर्म्स, ऐसे लगेगा उनकी दो आर्म्स होती हैं, आर्म्स को कहते हैं क्रोमेटिड्स, और दरमियान में होता है एक रीजन जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है सेंट्रोमियर रीजन्स। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये दो आर्म्स नजर आएंगी, तो इनको कहते हैं क्रोमेटिड्स, इन आर्म्स को कहते हैं क्रोमेटिड्स, और दरमियान में आपको रीजन नजर आएगा, उसको आप कहेंगे सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर कौन सा क्या होता है, सेंट्रोमियर वो प्लेस होती है जहाँ पे क्रोमोसोम्स के साथ आके धागे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर के दौरान, वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर, यानी स्पिंडल फाइबर्स जिनको धागे कहते हैं, वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड
अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, धागे होते हैं, काइनेटोकोर और पोलो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको अभी आपने नहीं याद रखना। आपने सेकेंड ईयर में जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। तो ये एक तरह से धागे समझ लें आप। तो वो सेल डिवीजन के दौरान धागे अरेंज होते हैं, उन धागे में कहाँ अटैच होना होता है, आगे क्रोमोसोम के इस प्लेस पे सेंट्रोमियर के साथ आगे अटैच होना होता है। और ये किस दौरान होता है, जब सेल ने डिवाइड करना हो। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स, दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स या आर्म्स होती हैं और उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। एट द बिगिनिंग, और कब होंगी ये, जब सेल ने डिवाइड होना हो उसके शुरू में होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमेटिड एक एक आर्म होगी वो एग्जैक्ट दूसरी आर्म की रेप्लिका है। जैसे कि आप फोटोकॉपी कराते हैं तो पूरा पेज फोटोकॉपी एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इसी तरह जो है एक आर्म या एक क्रोमेटिड जो होती है एग्जैक्ट रेप्लिका होती है दूसरे क्रोमोसोम की। और वो आपस में कहाँ जुड़ी हुई होती हैं, वो हेल्ड टुगेदर होती हैं एट सेंट्रोमियर। फिर हमारे पास केमिकल कंपोजिशन देखें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर रोल देखें क्रोमोसोम्स का, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है नेसेसरी जो होती है, ज़रूरी होती है सेल की एक्टिविटीज़ के लिए, वो क्रोमोसोम्स के पास होती है। किसकी शक्ल में, जीन्स की शक्ल में होती है, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स। ये आप लोग जब जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जीन्स जो होते हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी हाइट कैसी है, आपका कलर कैसा है, वो सब कुछ क्रोमोसोम के पास ही पड़ा होता है। तो इनका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो फिर इसी तरह हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स से कुछ, हमारे फादर से कुछ जीन्स आते हैं, कुछ मदर से जीन्स आते हैं, तो इस तरह हमारे पास जीन्स जो है अगली जनरेशन तक पास होते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आपने ज़रूर रट लेना है किसी तरह भी, मतलब इसको आप रजिस्टर पे लिखें या उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स के हर इंडिविजुअल में थोड़े चेंज होते रहते हैं, एक ही स्पीशी की ऑफ द सेम स्पीशी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे कि इंसानों में कांस्टेंट ही है, यानी हर इंसान में क्रोमोसोम के अमाउंट सेम होगी, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ में से वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि इंसान है तो उनके पास कितने क्रोमोसोम है, 46 है। फ्रॉग्स, अगर आप फ्रॉग्स देखेंगे तो उसका एक सेल लेंगे तो उसमें 26 क्रोमोसोम्स होंगे। चिंपैंजी के एक सेल में 48 क्रोमोसोम होंगे। फ्रूट फ्लाई, जिसका दूसरा नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर, ये उसका एक साइंटिफिक नेम है, तो इसमें 8 क्रोमोसोम्स होंगे। जबकि अगर आप अनियंस में देखेंगे, अनियन के एक सेल में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और पोटैटो में 48 होते हैं। गार्डन पी, उसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स में डिप्लॉयड होते हैं, यानी हर उनका जो नॉर्मल बॉडी सेल होगा उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होंगे, यानी 2n होंगे। ये जिस तरह ये डिप्लॉयड है 2n है। वेयर एज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन जर्म सेल्स। लेकिन जो सेल्स जिन्होंने रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन एग सेल्स और स्पर्म सेल्स होते हैं, उनके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल बॉडी सेल्स में तो 2n होगा, लेकिन वहाँ पे एग्स में और स्पर्म में क्या होगा, सिर्फ n होगा। एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन शो करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, कि कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर आप हाफ करेंगे, जैसे कि एक हमने पढ़ा है कि अभी इंसानों के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। लेकिन अगर उन्हीं इंसानों के एग्स को और स्पर्म्स को देखेंगे, उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि हमने हाफ कर देने। इसी तरह ड्रोसोफिला के पास कितने होंगे, वैसे तो ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर के पास हमने पढ़े 8, लेकिन उनके एग्स में और स्पर्म्स में कितने होंगे, 4। तो आपने इस तरह की ये डायग्राम्स भी बनानी है। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें से आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन का डिफरेंस पूछ लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको डिफरेंस की शक्ल में नहीं लिखना। आप लोगों ने जितना बुक में यहाँ से लेके आप स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो इस वजह से ये आपको शॉर्ट में मार्क्स मिल जाएंगे। अगर डिफरेंस की शक्ल में लिखेंगे तो उनका डिफरेंस ज़्यादा बनते नहीं है पॉइंट्स, तो इस तरह पे वो आपका इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। और इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इस तरह फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, न्यूक्लियोलस का फंक्शन आ सकता है। तो ये सारे शॉर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी। अगर आप पेपर में लॉन्ग के तौर पे आ जाता है और आपके पास टाइम कम है, तो आप इस तरह कीजिएगा कि बेसिक बातें सबकी लिखें और सबके फंक्शंस को ज़रूर फोकस करें। और जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ज़रूर आप लिखें, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट कर दें, तो उससे आपका पेपर का इंप्रेशन अच्छा आ जाएगा। इस तरह आप डायग्राम बनाएंगे पेपर में। इस तरह आप जो है हर किसी को लिखेंगे कि मैन के अंदर नॉर्मल बॉडी सेल्स में 46 होंगे, फ्रॉग में 26, 48, फ्रूट फ्लाई में 8, फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या है, मेलेनोजेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर। अनियन के अंदर 16 होते हैं हर नॉर्मल बॉडी सेल में। पोटैटो में 48, गार्डन पी में 14। जबकि अगर उन्हीं के जर्म सेल्स या फिर हैप्लॉइड यानी जर्म सेल्स मतलब एग्स और स्पर्म्स को देखेंगे, 46 की जगह फिर हाफ हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। फ्रॉग सेल्स में 13 हो जाएंगे, चिंपैंजी में 24 हो जाएंगे। तो इस तरह सबके हाफ हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।